आज हम लोग बौद्धिक कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बौद्ध तथा वैदिक शिक्षा के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। किसी क्वेश्चन को लिखने से पहले जो है उसका खाका खींचा जाता है। उसी के अंतर्गत जो है सबसे पहला है प्रस्तुतिकरण रूपरेखा। इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रस्तावना, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता। उसके बाद है बौद्ध तथा वैदिक शिक्षा में अंतर। उसके बाद है बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य। उसके बाद ये जो है पबजमा संस्कार और उपसंपदा संस्कार। उसके बाद है बौद्ध शिक्षा पाठ्यक्रम। उसके बाद है शैक्षिक शिक्षा शिक्षण विधि। उसके बाद है बौद्ध शिक्षा में अनुशासन। उसके बाद है बौद्ध शिक्षा में छात्र अध्यापक संबंध। उसके बाद है बौद्ध शिक्षा में नारी शिक्षा। उसके बाद है निष्कर्ष। पहले प्रस्तावना है। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे यज्ञ हवन आदि पर अधिक बल दिया जाने लगा था। इसके फलस्वरूप पुरोहितवाद का उदय हुआ तथा शिक्षा पर ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया। शिक्षा को कर्मकांडों से जोड़ दिया गया। फलस्वरूप शूद्रों और नारी जाति की शिक्षा की उपेक्षा होने लगी। ऐसी परिस्थिति में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए बौद्ध मठों और विहारों की स्थापना की गई। प्रारंभ में इन मठों तथा विहारों का एकमात्र उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करना था, परंतु कालांतर में ये मठ और विहार शिक्षा के केंद्र बन गए। बौद्ध धर्म और बौद्धिक काल में अंतर यहाँ स्पष्ट किया गया। सबसे पहला है वैदिक काल के अंदर धर्म पर आधारित मुख्यतः वेद उपनिषद की शिक्षा वैदिक काल में। उसके बाद बौद्ध काल में है नैतिकता और तर्क पर आधारित थी। बौद्ध का ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है बौद्ध काल में है शिक्षा का उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। बौद्ध काल में है शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक कल्याण। तीसरा है वैदिक काल में मुख्य रूप से ब्राह्मणों के आरक्षित थी, मतलब मुख्य रूप से शिक्षा जो ब्राह्मणों के अंतर्गत था। लेकिन बौद्ध काल में जो है तीसरा जो है सभी वर्गों के लिए शिक्षा सुलभ थी। चौथा जो है गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी और बौद्ध काल में चौथा के अंतर्गत आएगा संघ और मठ शिक्षा प्रणाली विकसित थी। पांचवा है व्यक्तिगत गुरु शिष्य परंपरा का पालन होता था और इसमें जो है समूह आधारित शिक्षा प्रणाली थी। छठा है शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी और इसमें जो होगा शिक्षा पाली एवं प्राकृत भाषा में दी जाती थी। सातवां होगा शिक्षा धार्मिक अनुष्ठानों वेद पाठ यज्ञ कर्मकांडों पर केंद्रित थी और बौद्ध काल में होगा शिक्षा तर्क विज्ञान चिकित्सा गणित व्यवहारिक विषयों पर आधारित थी। उसके बाद जो है आठवां जो है दीक्षा संस्कार के बाद ही शिक्षा ग्रहण की जा सकती थी, लेकिन बौद्ध काल में जो है वो उसमें होगा किसी औपचारिक संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। नौवां नंबर है शिक्षा का अधिकतर भाग मौखिक था और इसमें आएगा बौद्ध काल में आएगा लेखन और लिपिबद्ध ग्रंथों पर अधिक जोर था। 10वां जो है केवल उच्च वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा प्रदान करने की अनुमति थी, लेकिन बौद्ध काल में जो है सभी वर्ग विशेष शूद्र और महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। 11 नंबर हो जाएगा विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, लेकिन जो है संघों में शिक्षा दी जाती थी जहां विद्यार्थी रहते थे। 12 नंबर हो जाएगा धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों की आवश्यकता और इसके बौद्ध धर्म के अंतर्गत आ जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अलावा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया जाता था। महिलाओं की शिक्षा जो है बहुत सीमित थी। इसमें हो जाएगा महिलाओं को भी शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता थी। 14 नंबर है शिक्षा में गुरुओं का सर्वोच्च स्थान था और वेदों का पाठ महत्वपूर्ण था। 14 नंबर इसमें हो जाएगा शिक्षक को आचार्य कहा जाता था और ग्रंथ व तर्क
शास्त्र को महत्व दिया जाता था। 15 नंबर हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य था। इसमें 15 नंबर हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक था, लेकिन बौद्ध संशयों के लिए कठोर नियम थे। 16 नंबर हो जाएगा तर्क वितर्क की अपेक्षा धार्मिक आस्था को अधिक महत्व दिया जाता था। इसमें 16 नंबर हो जाएगा तर्क वितर्क और अनुभव आधारित शिक्षा को प्राथमिक दी जाती थी। उसके बाद इसमें 17 नंबर हो जाएगा मुख्य शिक्षा केंद्र आश्रम और गुरुकुल थे। इसमें बौद्ध काल में हो जाएगा मुख्य शिक्षा केंद्र नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, पल्लवी थे। 18 नंबर में हो जाएगा शिक्षा पूर्ण रूप से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना आवश्यक माना जाता था। 18 नंबर में बौद्ध धर्म में हो जाएगा शिक्षा पूर्ण करने के बाद सन्यासी मार्ग भी अपनाया जा सकता था। 19 नंबर हो जाएगा राजा और राजकुमारों के लिए शिक्षण व्यवस्था थी। 19 नंबर इसमें हो जाएगा बौद्ध संघों में राजाओं और आम जनता के लिए समान शिक्षा व्यवस्था थी। 20 नंबर हो जाएगा धर्म, नीति, दर्शन, युद्ध कला, वेदांत इत्यादि को पढ़ाया जाता था, लेकिन बौद्ध धर्म में जो है चिकित्सा, गणित, योग, वास्तुकला, खेल शास्त्र को पढ़ाया जाता था। अब जो है आगे का पॉइंट है बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहला है नैतिक चरित्र का निर्माण करना, दूसरा है बौद्ध धर्म का प्रचार करना, तीसरा है व्यक्तित्व का विकास करना, चौथा है मठीय शिक्षा प्रणाली, पाँचवा है सरल और व्यावहारिक शिक्षा, छठा है उच्च शिक्षा की उपलब्धता, सातवां है तपस्वी जीवन शैली, आठवां है सभी के लिए शिक्षा, नौवां है विविध विषयों की शिक्षा, 10वां है गुरु शिष्य परंपरा, 11वां है प्रवेश एवं अनुशासन, 12वां है महिला शिक्षा, 13वां है मौखिक शिक्षा पर जोर, 14वां है विदेशों में शिक्षा का प्रसार। उसके बाद है बौद्ध शिक्षा में अनुशासन। इसका पहला है जीव हत्या न करना, दूसरा है वर्जित समय पर भोजन न करना, तीसरा है ऊंचे स्तर पर न सोना, चौथा है चोरी न करना। उसके बाद है 5वां है असत्य न बोलना, छठा है श्रृंगार की वस्तुओं का उपयोग न करना, 7वां है सोने चांदी का दान ग्रहण न करना, 8वां है अशुद्धता से दूर रहना, 9वां है मादक पदार्थों का सेवन न करना, 10वां है नृत्य संगीत तथा तमाशाओं से दूर रहना। उसके बाद है बौद्ध शिक्षा में छात्र जीवन संबंधित नियम। पहला जो है नियम के अंतर्गत पहला है छात्रों को भोजन साधारणतः दिन में केवल 3 बार करने होते थे। दूसरा है वे सामान्यतः 3 वस्त्र धारण कर सकते थे, जिनको समग्र रूप से विसिवरा कहा गया है। तीसरा है छात्रों को सरोवर में स्नान करने के समय कुछ नियम का पालन करना होता था। चौथा है छात्रों को प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था और वे मौन रूप से ही भिक्षा मांगा करते थे। 5वां है अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें 10 नियमों का पालन करना अनिवार्य था। इस प्रकार से जो है बौद्धकालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और बौद्ध तथा वैदिक शिक्षा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो है क्वेश्चन समाप्त होता है। लास्ट जो पॉइंट है निष्कर्ष। देखिए जब इस क्वेश्चन को आप खुद अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा तो निष्कर्ष आपको खुद लिखना पड़ता है, खुद लिखिएगा।